Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 9 science chapter number 14 natural resources. Today topic is water, a wonderful liquid. A very large area of the earth surface is covered with water. इस अर्थ का एक बहुत बड़ी सरफेस जो है बेटे वो वाटर से कवर्ड है. वाटर इज ऑल्सो फाउंड इनसाइड द अर्थ in the atmosphere as water vapor. The water in seas and the ocean is saline. Fresh water is found in rivers, lakes, ponds and as ice and snow at the poles and the mountains in cold regions. So वाटर जो है बेटे वो अर्थ के अंदर भी पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के रूप में पाया जाता है और अर्थ के ऊपर सीज और ओशन में सलाइन वाटर के रूप में पाया जाता है. सलाइन वाटर यानी कि बेटा खारे पानी के रूप में. फ्रेश वाटर जो है वो रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में पाया जाता है एज आइस एंड स्नो एट द पोल्स और माउंटेन इन कोल्ड रीजन. और जो माउंटेन रीजन्स है वहाँ पर ये आइस के रूप में पाया जाता है. Water is needed by living organism because all life processes and the cellular activities need water. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता है. सो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू सर्वाइव. इसीलिए सभी ऑर्गेनिजम्स को पानी की बहुत ही ज़रूरत है. The amount of water and other factors like temperature and nature of the soil decide the diversity of the species and the number of the individuals of the each species is an area. तो आगे बताया गया है कि the amount of water and the other factor like temperature and the nature of the soil decide the diversity of the species and the number of the individuals of the each species in an area. किसी भी जगह पर रहने वाले लोगों की जो संख्या है, जो जनसंख्या है, वो वहाँ पे पाया जाने वाला जो वाटर है, वहाँ का जो नेचर है, वहाँ की जो प्रकृति है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है. नाउ द नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन. The increase in the content of the harmful substance in water is called water pollution. जब पानी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस बढ़ने लग जाते हैं तो हम इसे वाटर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं. वाटर पोल्यूशन इज कॉज बाय एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक fertilizers and the pesticides from farms, sewage and the towns, cities and the factories, harmful chemicals and the factory disease causing microorganism, change in the amount of the oxygen dissolved in water or changes in the temperature of water. वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया गया है बेटे कि जब इसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस मिल जाते हैं वाटर के अंदर तो हम इसे वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. और वाटर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं बेटा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. जब बारिश होती है तो ये फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स जो हैं वो पानी के साथ बहकर जो पानी के मुख्य स्रोत हैं उन तक पहुंच जाते हैं, तो इसकी वजह से वो पानी ख़राब हो जाता है. इसके अलावा टाउन्स या सिटीज़ के अंदर जो सीवेज वाटर जो है ये पीने के पानी के स्रोतों में पहुंच जाएगा तो वो पानी ख़राब हो जाता है. इसके अलावा जो फैक्ट्रीज़ के अंदर हार्मफुल केमिकल वाला जो वाटर हार्मफुल केमिकल काम में लिए जाते हैं और जब इसका निकास किसी पीने के पानी के स्रोत में कर दिया जाता है तो वो पानी ख़राब हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वाटर है ये डिजीज़ कॉजिंग हो जाता है. इनसे बीमारियां होने लग जाती हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनप जाते हैं. जो वाटर का ऑक्सीजन लेवल होता है वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म होने लगता है और इसीलिए वो पानी फिर पीने योग्य नहीं होता है और उसे हम वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं. Next is soil. Formation of soil. Soil is formed by the breaking down the rocks on the surface of the earth by the physical, chemical and the biological process. The sun heats the rocks during the day and the rocks expand at the night and the rocks cool and the contract. These causes the rocks of the cracks and the break into the smaller pieces. Water enter the crack in the rocks and when water freeze, it expand and cause the cracks in the rocks of the wooden and the break into the smaller pieces.
The flowing water carries the rock pieces. These pieces rub against each other and become smaller and smaller particles. Strong winds also breaks rocks into the smaller particles and carries it from one place to the other. The roots of the large tree grow into the cracks in rocks and breaks into the smaller pieces. Lichen which grow on the rocks produce some substance which cause the rock surface of the powder and the become soil. सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में बता रखा है बेटे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है कम होता है तो जो रॉक्स होती हैं उनमें क्या होती है क्रैक्स आ जाते हैं और ये जो क्रैक्स होते हैं जब धीरे धीरे में इनमें फ्रिक्शन बढ़ने लगता है तो ये स्मॉल पार्टिकल्स के रूप के में टूटने लगते हैं जिन्हें कि हम सॉइल के नाम से जानते हैं मतलब सॉइल का फॉर्मेशन होता है। जब इन क्रैक्स के अंदर पानी चला जाता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो पानी अंदर की तरफ जमता है तो उनके प्रेशर की वजह से भी जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन होने लगता है। इसके अलावा बताया गया है कि जब बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं उनकी जो रूट होती है वो जब चट्टानों के अंदर एंटर करती है तो उनके प्रेशर से भी वो चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी का जो निर्माण है वो होता है। नाउ नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। कंपोजिशन ऑफ द सॉइल के बारे में बता रखा है कि सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ द रॉक पार्टिकल्स, decay organism called humus, living organisms, minerals, air, water. The amount of the minerals, humans, air and the water are the factor which decide the biodiversity in the area. किसी भी जगह की जो मिट्टी होती है बेटा वो हर जगह की अलग अलग होती है। अपन ये नहीं कह सकते कि माउंटेन रीजन की जो सॉइल है और हमारे यहाँ की जो सॉइल है ये एक जैसी होगी, नहीं होगी। जैसा रीजन होगा जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही वहाँ की जो सॉइल होगी वैसे उनमें डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पता है सॉइल डिफरेंट टाइप की होती है, ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल, इसके अलावा रेड सॉइल है ना, तो सैंडी सॉइल, तो ये सब अलग अलग जगह पर पाई जाती हैं। तो ऐसा क्यों है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अलग अलग है हर जगह की, इसीलिए वहाँ की जो सॉइल है वो भी डिफरेंट होगी। उनमें पाए जाने वाले जो डिके ऑर्गेनिज्म हैं, जो ह्यूमस है, वो भी हमें डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। Now soil pollution, the addition of the harmful substance which affect the fertility of the soil and kills the diversity of the organism living it is called the soil pollution. जब soil पॉल्यूट होने लगती है यानी कि फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल कम होने लगते हैं और डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर वो मरने लगते हैं, चेंजेस होने लगते हैं उनमें कंपोजिशन के अंदर, तो इसे हम सॉइल पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये क्यों होता है? यदि एक्सेस यूज़ किया जा रहा है फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, और तो जो सॉइल है वो पॉल्यूट होती है। इट किल्स द ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स एंड द बैक्टीरिया विच मेक द सॉइल रिच इन ह्यूमस। यदि हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे तो जो अर्थवर्म्स हैं वो हमारी मिट्टी के लिए, हमारी सॉइल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है। और द रिमूवल ऑफ द यूजफुल component of the addition of the outer harmful substance reduce the fertility of the soil, cause the soil pollution. Now the next is the soil erosion. The carrying away of the soil from one place to the other by the flowing water and the wind is called the soil pollution. Large scale deforestation also causes the soil pollution. Soil erosion can reduce or prevented by a vegetative cover on the ground, afforations and the construction of the bunds and the टेरेस डैम्स एक्सेट्रा। तो सॉइल एरोशन के बारे में बता रखा है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत किसी न किसी वजह से इफेक्टेड होने लगती है, ख़राब होने लगती है, तो हम उसे सॉइल इरोशन के नाम से जानते हैं। जब वो ऊपरी लेयर जो है किसी न किसी वजह से ख़राब हो जाती है या बह जाती है तो इसे हम सॉइल इरोशन के नाम से जानते हैं। इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। टेक 2 ट्रेज ऑफ द सेम साइज़ एंड फिल दैम विद सॉइल। हमें 2 ट्रे लेनी है सेम साइज़ की, उसे मिट्टी से भरना है। प्लांट मस्टर्ड और ग्रीन ग्राम इन वन ऑफ द ट्रेज, वाटर बोथ ऑफ द ट्रेज इन अ फ्यू डेज टिल द फर्स्ट डे इज कवर्ड बाय प्लांट ग्रोथ। The tilt both and the trays at the same angles.
Pour equal amount of water gently of the both and the trays. More soil is carried out the tray which did not away plant grow. This shows the vegetative cover reduce soil erosion. उन दोनों ही जो ट्रेस हमने लिया है जिसमें कि हमने सॉइल को भर दिया है, कवर कर दिया है, तो उसके अंदर आप क्या करें, कुछ ग्रीन ग्राम या जो मस्टर्ड है आप उसे डालें। आप कुछ समय में देखेंगे कि यदि वो ग्रो अप हो जाते हैं, एक ट्रे के अंदर वो ग्रो हो जाएंगे, एक ट्रे के अंदर नहीं होते, तो जब आप पानी वाटर पोर करेंगे उसके अंदर, तो आप देखना जैसे ट्रे को आप थोड़ा सा एंगल उसका चेंज करते हैं, सेम एंगल के अंदर दोनों ही ट्रेस को आप ले लें, तो जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो हो गए होंगे वहाँ पर जो मिट्टी है वो पानी के साथ नहीं बहेगी, लेकिन जहाँ पर प्लांट्स नहीं हैं वहाँ पर क्या होगा कि जो मिट्टी है वो वाटर के साथ में बहने लग जाएगी। इसका मतलब कि जो वेजिटेटिव्स होते हैं यानी जो प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी की ऊपरी परत को बनाए रखने में सहायता करते हैं। उनकी जो रूट होती है वो मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है, जिसकी वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो फ्लो नहीं हो पाती है, जो उपजाऊ है मिट्टी है वो बहती नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज़ द बायोकेमिकल साइकिल्स। तो बायोकेमिकल साइकिल्स के अंदर आपको बता रखा है कि कुछ साइकिल्स हमारे पास में है, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। तो वाटर साइकिल के बारे में अभी मैंने आपको पहले भी जो प्रीवियस पार्ट था उसमें आपको बताया था, जब मैं रे ने आपको एक्सप्लेन कर रही थी। When water bodies are heated during a day, a large amount of the water evaporates and the rise up. Some water vapor also get into the atmosphere due to the biological activities like the transpiration and the respiration. As the water vapor rise, it cools and the condense to form a tiny droplets of water. This appears as cloud. When the tiny droplets of water join together to form bigger drops of water, they fall down as rain, snow, or hail. Some of the water enter the ground and form the groundwater. When water flows from the land to the seas and they carries many nutrients and the minerals which are used by the marine organisms. तो ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से बारिश होती है। बस ये आप देखेंगे कि जब बारिश का पानी बहकर प्रकृति में फिर से आता है, अर्थ पर फिर से आता है, तो जहाँ पर कच्ची ज़मीन है यानी जहाँ पर सड़कें नहीं बनी हुई है वहाँ पर क्या होता है, पानी जो है वो धीरे धीरे करके ज़मीन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बूंद बूंद करके नीचे की तरफ भेजा जाता है, जिससे क्या होता है कि वाटर लेवल जो होता है ग्राउंड का वो अप होता है। Now the next is the nitrogen cycle. Nitrogen is the atmosphere is fixed into a nitrogen compounds in the soil by the nitrogen fixing bacteria in the root nodules of the leguminous plant and also during the lighting. These nitrogen compounds are taken by the plants and used to make a protein. When animals eat plants, they also get proteins. When plants and animals die, bacteria covers and the proteins into the nitrogen compounds like nitrites and the nitrates. Other bacteria convert these nitrogen compounds back into the nitrogen in the atmosphere. Nitrogen is an essential component of the biological molecules like a protein, nucleic acid and some vitamins. So ये जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस साइकिल के अंदर पूरा शो किया है। देखिए हम नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर जो है 2 पार्ट्स के अंदर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट, देन अमोनिफिकेशन, देन अमोनिया, और प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट से ये प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल्स के थ्रू भी वापस से अमोनिया में कन्वर्ट होता है, देन अमोनिया कन्वर्ट इन नाइट्राइट्स, देन नाइट्रेट्स, और ये जो सिस्टम है वो इसी तरीके से चलता रहता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें नाइट्रिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, then nitrification, then nitrates, then denitrification और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर जो है वापस से कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज द कार्बन साइकिल. कार्बन इज द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज ऑफ द प्लांट and prepare glucose by the process of the photosynthesis. So carbon cycle I am explain by this cycle here. See in the slide, CO2 in atmosphere in organic compounds in plants, it convert in the respiration and the decomposition and convert again CO2 in atmosphere. The next part is organic compounds in plants convert in the organic compounds in animals, it's convert into the respiration and the decomposition and it is also converted in CO2 in atmosphere. Now the next is the organic compounds in plants. The third part is carbonates in water, then limestone,
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स कन्वर्ट थ्रू कोल, कोल का कंबशन होता है, कंबशन से ये CO2 वापस से एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्लांट्स में फिर है पेट्रोलियम की फॉर्म के अंदर, पेट्रोलियम अगेन कंबशन अगेन कन्वर्ट इनटू CO2 इन एटमॉस्फेयर। और इनऑर्गेनिक कार्बोनेट जो है शेल्स जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं एनिमल्स के वो कन्वर्ट होते हैं इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स में और फिर वापस से ये एटमॉस्फेयर के उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। Now the next is oxygen cycle. Oxygen in the atmosphere is used for the respiration, combustion and the formation of the oxide of the elements. Oxygen is sent back into the atmosphere during the photosynthesis. Oxygen is an essential component of the biological molecules like the carbohydrates, fats and the proteins. So देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है बेटा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वाटर में, देन फोटोसिंथेसिस और जो इंटरनल पार्ट है उसमें देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल C6H12O6 रेस्पिरेशन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन फोटोसिंथेसिस, देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ओजोन लेयर। Gases like the carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon traps the heat radiated to the earth. ये जो है ये जो गैसेस होती हैं इन्हें हम ग्रीन हाउस गैसेस के नाम से जानते हैं बेटे। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो सन की रेज है उससे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज अप हो जाता है, लेकिन ये जो गैसेस होती हैं ये वापस से जो यूवी रेज होती हैं उनको जो हाई टेम्परेचर वाली रेज जो होती हैं उनको वापस प्रकृति के बाहर नहीं जाने देती, एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, पोलराइज जो हो रही है वो मेल्ट हो रही है, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, फ्लोटिंग ऑफ द कोस्टल एरियाज आ रहे हैं एंड द समर्जिंग ऑफ द आइलैंड्स के इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। Ozone layer is a very important part. Ozone molecules contain 3 atoms of the oxygen. O3 is present in the upper layers of the atmosphere. Is the poisonous gas. ये कैसी गैस है? Poisonous है. Is protect the earth from the harmful ultraviolet rays from the sun, which is harmful for the living organism. The ozone layer is being damaged for a carbon compounds like a chlorofluorocarbon to prevent the damage of the oxygen layer and use of the chlorofluorocarbons is being reduced. तो इसमें बताया गया है कि जो यूवी रेज जो होती हैं वो एंटर होने लग गई हैं प्रकृति के अंदर ओजोन लेयर के अंदर होने वाले होल की वजह से, और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, हार्मफुल है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो कि प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, ओजोन लेयर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। यहाँ देखिए आपको इस स्लाइड के अंदर हमने इस बारे में बताया है ओजोन लेयर किस तरीके से हो रही है, और इसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो पिघलने लगे हैं। सो दे बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड द ओजोन लेयर। सो द चैप्टर नंबर 14 इज completed. Thank you very much, students.